वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब लोग। आज हमारा टॉपिक है गुप्त वंश। आज हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे, मतलब इनके बारे में पढ़ेंगे कि इनका उदय किस प्रकार हुआ, इनकी गुप्त वंश की नींव किस तरह रखी और किस तरह से गुप्त वंश धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ता चला गया। तो गुप्त वंश की जो नींव जिसने रखी थी, यानी गुप्त वंश की स्थापना किन्होंने की थी? श्री गुप्त ने की थी। और ये कौन थे? ये कुषाण शासक थे। उनके कनिष्ठ रहा करते थे, यानी उनके नौकर थे। ये कुषाणों के नौकर हुआ करते थे श्रीगुप्त। जब कुषाणों का पतन होने लग गया तो श्रीगुप्त ने सोचा कि जब इनका पतन हो रहा है तो इस दौरान मैं अपने वंश का आगे बढ़ा सकता हूँ। तो इन्होंने कदम उठाया। तब उन्होंने क्या किया? उन्होंने कदम उठाया और उसके बाद में इन्होंने महाधिराज की महाराजा इन्होंने क्या किया? महाराजा की उपाधि धारण की, यानी ये गुप्त वंश के राजा बन गए। गुप्त वंश की स्थापना करने के बाद में महाराजा की उपाधि इन्होंने धारण की। बस इन्होंने खाली महाराजा की उपाधि धारण की, ना तो ये अपने साम्राज्य में अपना शासन कर पाए। ये सिर्फ एक महाराजा की उपाधि धारण करके वहीं पर ही सीमित रह गए। ना इन्होंने युद्ध लड़ा, ना ये प्रसिद्ध हुए। इसके बाद में सेकेंड जो आए, वो सेकेंड उनका नाम था घटोत्कच। घटोत्कच। अब ये जो घटोत्कच थे, ये भी इन्हीं की तरह महाराज तो बन गए थे, ये भी शासन नहीं चला पाए, ना अपने साम्राज्य का विस्तार कर पाए। सिर्फ उन्होंने एक राजगद्दी पे बैठ के ये ऐलान कर दिया था कि यहाँ के ये राजा नियुक्त हो चुके हैं। अब इन इन दोनों के बाद में जो सबसे प्रसिद्ध राजा आए, वो आए थे चंद्रगुप्त फर्स्ट प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ये सबसे भावी राजा माने गए थे। ये उस टाइम पे सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थे। इन्होंने ये बहुत ही योद्धा थे और इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार धीरे धीरे करना शुरुआत कर दिया था। इन्होंने पाटलिपुत्र पर अपना पूरा तरीके से अधिकार जमा लिया था। और इनकी जो शादी थी वो लिच्छवी वंश, कौन सा वंश? लिच्छवी। लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी, उनका नाम था कुमार देवी। उनसे इनका विवाह हुआ। और चंद्रगुप्त महान योद्धा होने के साथ साथ इन्होंने किस चीज की उपाधि? महाधिराज की उपाधि इन्होंने महा महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की थी। महाराजा धीराज की उपाधि इन लोगों ने ग्रहण की थी। इसके पश्चात इनका पुत्र हुआ समुद्रगुप्त, जो कि इस समय इस वंश का सबसे प्रभावशाली, सबसे योद्धा, सबसे प्रसिद्ध योद्धा के रूप में जाने जाते हैं समुद्रगुप्त। तो आइए समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ते हैं। समुद्रगुप्त ये सबसे महान योद्धा थे। इस वंश के सबसे ज्यादा महान योद्धा थे, क्योंकि इन्होंने क्या किया था? अपने साम्राज्य का विस्तार पूरब से पश्चिम की ओर, पश्चिम में गंधार से लेके पूरब में कहां तक? असम में। उत्तर में हिमालय से लेकर
दक्षिण में श्रीलंका तक अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया था। यानी लगभग बोला जाए तो पूरे भारत पर इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार बहुत ही प्रभाव रूप से किया था। यानी ये जो योद्धा थे ये खाली तो बैठते ही नहीं थे, इनको हर वक्त युद्ध की पड़ी रहती थी। जहां वक्त मिले दावा बोल दो, जहां पे मौका मिले दावा बोल दो, ये उस टाइप के योद्धा रहा करते थे। यानी किसी भी कमजोर शासक को देख के उसके ऊपर चढ़ बैठते थे। तो समुद्रगुप्त ने लगभग पूरे भारत पर उस समय उन्होंने क्या किया था, गुप्त वंश के काल में उन्होंने पूरे भारत पर अपना साम्राज्य का विस्तार किया था। अगर हम उत्तर की तरफ देखा जाए तो वहां नौ शासक रहा करते थे। 9 शासक रहा करते थे। इन 9 शासकीय राजाओं को 9 शासकों को चंद्रगुप्त ने युद्ध में पराजय कर दिया था, यानी हरा दिया था। इन 9 शासकों से चंद्रगुप्त का क्या हुआ, युद्ध हुआ, और युद्ध में ये 9 शासकों को बहुत ही बुरी तरीके से हराया गया था। बहुत क्रूरता के साथ में इन 9 शासकों को हराया गया था। ये 9 शासक कहाँ के थे, मथुरा के, कन्नौज के, प्रयागराज, नालंदा और पाटलिपुत्र। इन स्थानों से 9 शासक थे और 9 शासकों को बहुत ही क्रूरता के साथ में समुद्रगुप्त ने युद्ध करके बहुत ही क्रूरता के साथ में उनको हार का मुंह देखना पड़ा। और इन इलाकों पर समुद्रगुप्त ने स्वयं अपना साम्राज्य का विस्तार किया और वहां पर स्वयं का अधिकार जमा लिया। यहाँ पे जो खुद वहां पर रहा करते थे, कहाँ, पाटलिपुत्र में, तो वहीं पे अपना अधिकार स्वयं से जमाया। और इसके बाद में इन्होंने 12 शासक, कहाँ के थे ये 12 शासक, दक्षिण भारत शासक। ये 12 शासक दक्षिण के थे। इसके बाद में इन्होंने इन 12 शासकों से युद्ध किया और इन युद्ध करने के बाद में इनको भी युद्ध में क्या कर दिया, इनको भी युद्ध में हरा दिया। यानी ये जो बहुत योद्धा थे, हर तरह से चाहे कितना भी काबिलियतदार शासक आ जाए उसके ऊपर चढ़ बैठते थे, युद्ध कर लिया करते थे और युद्ध में उनको सामने वाले को हरा कर ही आते थे। इस तरह उन्होंने अपने साम्राज्य को धीरे धीरे बढ़ाते गया। अब 9 शासकों को हराने के बाद, 12 शासकों को हराने के बाद इनको भारत में भारत का नेपोलियन कहा जाने लगा। क्वेश्चन अगर आए कि भारत का नेपोलियन किन्हें कहा जाने लगा, तो वो समुद्रगुप्त को कहा जाने लगा। इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाने लगा। जब दक्षिण 12 शासक युद्ध में हार गए तो वो लोग आगे समुद्रगुप्त के पैर पड़े, उनके आगे अपना शीश झुकाया उन लोगों ने कि भाई अब हम लोग हार गए, हम लोग के पास कुछ नहीं है। तो उस समय समुद्रगुप्त ने उन लोगों की जो इच्छा थी उसको माना और उन्होंने क्या किया, जो दक्षिण भारत के जितने भी उन्होंने 12 शासकों को हरा के उनके क्षेत्र को जीता था, वहां पर उनको उनका शासन वापस से दे दिया। लेकिन वो जो क्षेत्र थे उनको सामंत के रूप में दिया। यानी वो उनका शासन, वो जो शासक थे 12, वो वहां पर अपना शासन चलाएंगे लेकिन समुद्रगुप्त के अधीन रहकर वहां का शासन चलाएंगे। तो अब खुद ही सोच लीजिए कि इतना बड़ा एरिया इन्होंने अपना साम्राज्य फैलाया। अब पूरे साम्राज्य पर, पूरे भारत पर ये कैसे निगाह रख सकता है? वहां बार बार जाके चेक करेगा? हो ही नहीं सकता। इसके बाद वो क्या करेगा, उन्होंने क्या किया, वो बहुत ही माइंडेड थे। तो उन्होंने अपने माइंडेड होने की वजह से उन्होंने क्या किया कि दक्षिण भारत के जैसे शासकों को अपने सामंत बनाकर वहां के शासक को वहां का शासन करने के लिए दे दिया था। इस तरह हर शासक को वहां का शासन करने के लिए नियुक्त कर दिया था, लेकिन अपना सामंत बनाकर छोड़ दिया था। नहीं, जितने भी साम्राज्य थे उनके अधीन कार्य करते थे, उनका सीधा
जो साम्राज्य का प्रभाव था वो कहा था पाटलिपुत्र, इतने एरिया में वो खुद उनका अधिकार बना हुआ था। इतने युद्ध लड़ने के बाद उन्होंने क्या किया, अश्वमेध यज्ञ कर भी किया और उन्होंने भी अपने पिताजी की तरह महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। महाधीराज की उपाधि भी उन्होंने भी धारण की। कहा जाता है जब वो युद्ध से लौटा जाते थे उन्हें देखा जाता था, यानी उनके शरीर पर हजारों सैकड़ों भालों, तीर, तलवारों, कुल्हाड़ियों, कई नए नए प्रकार के हथियारों से उनके सैकड़ों घाव के दाग होने के बावजूद भी वो बहुत खूबसूरत नजर आते थे, यानी वो इतने महान योद्धा थे। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उस टाइम पे लोग उनकी कितनी इज्जत क्या करते थे, कितनी लोगों में उनकी दहशतें बन चुकी थी, यानी ये चुटकियों में बजाए तो कुछ भी कर ले इस टाइप का राजा बन गया था। यानी अगर ये रात को सोच के कुछ सोता है तो सुबह वो 1 सेकेंड में उस कार्य को पूरा कर सकता है। इस तरह से अपना महानता को इन्होंने प्रदर्शित किया था। और जो पड़ोसी देश हुआ करते थे जैसे बंगाल हो गया, ये सब जो हुआ करते थे इनमें जो संघ रहा करते थे, संघ के बारे में हम पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। जो संघ में मतलब एकजुट होकर सारे व्यक्ति कार्य किया करते थे, सभी अपने मन के राजा हुआ करते थे और सब अपने अपने विचार विमर्श को सबके सामने रखा जाता था और सबके विचारों का आदर सम्मान करते हुए अपने राय को पूर्ण किया जाता था। तो इस तरह से जो संघ हुआ करते थे, जो गण हुआ करते थे, वो राजा के लिए क्या लाया करते थे, या तो उनके लिए उपहार लाया करते समुद्रगुप्त के लिए, या तो उनके लिए उपहार लाया करते थे, या उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे, या उनके क्या करते थे, आज्ञा का पालन किया करते थे। आज्ञा का क्या किया करते थे, उनकी आज्ञा का पालन किया करते थे। और जो शक और कुषाण जो शक वंश था, जो कुषाण था, इनसे जब समुद्रगुप्त का युद्ध हुआ तो इन्होंने समुद्रगुप्त की स्वीकृता को स्वीकार कर लिया, यानी इन्होंने वहां पर अपनी बेटियों का विवाह उनके लड़कों से करने के लिए हामी बन ली, यानी शक कुषाणों का संबंध गुप्त वंश से हो गया, एक विवाहित संबंध इन्होंने स्थापित कर लिया समुद्रगुप्त से। समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके इलाहाबाद की प्रस्तुति, जो एक विशेष प्रकार का अभिलेख होता है, उनके लोहा स्तंभ में लिखा हुआ है, हमें उनके बारे में मतलब उन्होंने किस तरह से वो प्रसिद्ध हुए, किस तरह से उन्होंने अपना साम्राज्य का विस्तार किया, इन सब के बारे में कवि ने एक काव्य के रूप में लिखा है। और कौन से कवि ने लिखा है, उनके प्रसिद्ध कवि थे उनके दरबार में, वो थे हरिसेन। हरिसेन ने क्या लिखा है, समुद्रगुप्त की प्रस्तुति। और ये प्रस्तुति कहाँ, इलाहाबाद में एक लोहे स्तंभ पर अभिलेख कराया गया है। तो उसको पढ़ने के बाद में विशेष प्रकार से काव्य के रूप में इन्होंने लिखा है कि वो किस तरह से प्रसिद्ध हुए, उनकी प्रसिद्धता को बहुत ही ऊंचा लेवल पर ले जाके उन्होंने लिखा है, यानी बहुत ही फेमस तरीके से। कोई भी कवि हो, किसी के भी दरबार में रहेगा तो वो उसके ही गुणगान गाएगा, जाहिर सी बात है। तो उन्होंने समुद्रगुप्त के गुणगान को बहुत ही ऊंचाई पे जाके गाया है, मतलब बहुत ही उनको प्रसिद्ध किया है। वो किस तरह से प्रसिद्ध हुए, किस तरह से नजर आते थे, कैसे रहते थे,
किस तरह से उन्होंने युद्ध किया, किस तरह से अपना साम्राज्य का विस्तार किया, तो उनके लोह स्तंभ में हमें देखने को मिलता है। इसके बाद में जो अगले शासक हुए वो हुए रामगुप्त। अब ये जो रामगुप्त थे ये अयोग्य शासक थे। किस तरह से डीरा डाला, इन्होंने क्या किया, बनी बनाई साम्राज्य और राजगद्दी मिल गई, आराम से बैठ गए। कि वो शासक थे, अब आराम से बैठ गए उस गद्दी पे, तो ये एक अयोग्य शासक थे। और इन्होंने साम्राज्य का विस्तार भी नहीं किया, ना कोई युद्ध लड़ा, ये खाली उस गद्दी पे बैठ गए, बस आराम से हमें तो राजा की गद्दी मिल गई, हम तो राजा बन गए शासक के। बस ये उनमें से था, इसके अलावा इनसे कुछ नहीं हो पाया। इसके अगला शासक कौन बना, इसके अगला शासक बने चंद्रगुप्त मौर्य, सॉरी चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त के बाद में जो प्रसिद्ध हुए वो हुए थे चंद्रगुप्त। अभी चंद्रगुप्त ने अपने राज्य को मालवा गुजरात, मालवा से गुजरात में जो शक और जो कुषाण वंश रह रहे थे, इन लोगों से क्या किया इन्होंने युद्ध लड़ा। इन्होंने शकों से युद्ध किया। अब शकों से युद्ध करने के बाद शकों को क्या कर दिया, हरा दिया। उस युद्ध में शक लोग जो थे वो हार गए और जो चंद्रगुप्त था वो जीत गया। तो चंद्रगुप्त था वो जीत गया और जो शक थे वो हार गए। तो इसके कारण वहां पर उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अगर क्वेश्चन आता है कि विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी, तो वो चंद्रगुप्त ने धारण की थी। और यही वो पहला शासक था जिन्होंने चांदी के सिक्कों का प्रचलन किया था। गुप्त काल में चांदी के सिक्के जो है सबसे पहले किसने चलवाए थे, चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलवाए थे। इनके बारे में हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, तो इनके बारे में हमें जानकारी महरौली जो दिल्ली में स्थित है, कुतुब मीनार के परिसर में एक लौह स्तंभ खड़ा है। वो लौह स्तंभ पे उनके बारे में परिस्थिति लिखी हुई है, उसी से हमें जानकारी प्राप्त होती है कि वो किस तरह से युद्ध लड़े, किस तरह से प्रसिद्ध हुए, किस तरह से अपना साम्राज्य का विस्तार किया। वो जो लौह स्तंभ है उसकी लंबाई है, मतलब वो इतना भारी है कि मतलब उसकी जो ऊंचाई है लौह स्तंभ की, इस लौह स्तंभ की जो ऊंचाई है वो है 7.2 मीटर। इतना लंबा है ये। और इसका जो वजन है वो है 3 टन। 3 टन इसका वजन है। और इस पर ही इनकी परिस्थितियां लिखी हुई है। और ये लगभग कितने साल पूर्व बनाया गया था, 1500 साल पूर्व स्थापित किया गया था। कहाँ, महरौली में कुतुब मीनार के परिसर में, कोतल मस्जिद के परिसर में इसको स्थापित किया गया था। इसकी खास बात यह है कि इतना साल पुराना हो गया, 1500 साल पुराना हो गया, लेकिन आज तक इस पे जंग नहीं लगा है। आज भी ये उस टाइम पे बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट लोहे से बनाया गया था, इसलिए इतने सालों के बाद बरसात, धूप, छाए सब पड़ती है इसके ऊपर, लेकिन इसमें जंग नहीं लगा। आज भी ये वैसे ही है। इसके लोहे के टुकड़े छोटे छोटे भले जमीन पे गिर जाते हैं टूटकर, लेकिन आज भी इसमें जंग नहीं लगा। तो इस लौह स्तंभ से हमें, इसकी परिस्थिति को पढ़ने से हमें चंद्रगुप्त के बारे में जानकारी
प्राप्त होती है। इनके बाद में जो अगले शासक थे, कुमारगुप्त, जो अगले शासक थे वो थे कुमारगुप्त। ये ज्यादा फेमस तो नहीं हुए, लेकिन एकदम निठल्ले भी नहीं थे। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना जिसने की थी वो कुमारगुप्त ने के शासनकाल में हुआ था, और कुमारगुप्त के नेतृत्व में कराया गया था। किसकी स्थापना की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की। इनके बाद में विष्णुगुप्त, जो गुप्त वंश के सबसे अंतिम शासक थे। विष्णुगुप्त इसके बाद में जो गुप्त वंश था, जो विष्णुगुप्त राजा की गद्दी पर बैठे, तो जो गुप्त वंश था वो धीरे धीरे इनका पतन होता गया, यानी जो गुप्त वंश था वो धीरे धीरे छिन्न भिन्न हो गया। तो हम फिर से रिवाइज करते हैं एक बार। फर्स्ट कौन थे? श्री गुप्त। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने गुप्त वंश की स्थापना की थी, लेकिन ये एक राजा के रूप में नहीं जाने गए थे। सेकेंड हुए थे घटोत्कच। ये भी इन्हीं की तरह एक राजगद्दी पे बैठे थे, और इन्होंने महाराजा की उपाधि धारण की थी। इन्होंने भी, और उसके बाद में लेकिन एक राजा के रूप में नहीं जाने गए, केवल एक सिंपल से शासक की तरह रहा करते थे। उनके बाद में चंद्रगुप्त, जो थोड़े प्रसिद्ध हुए, जिनका एरिया प्रसिद्ध था, जो अपने साम्राज्य का विस्तार इन्होंने किया। इसके बाद और इन्होंने महाधिराज की उपाधि धारण की। महाधिराजा की उपाधि धारण की। इनके बाद में फोर्थ आए समुद्रगुप्त, जो इस काल के सबसे महान योद्धा। ये इस काल के क्या थे? सबसे महान योद्धा थे। इस काल के सबसे महान योद्धा, सबसे प्रसिद्ध योद्धा। ये इनके काल में जो सिक्के चला करते थे उससे मूर्ति बनी रहती थी। जो सिक्के हुआ करते थे इनके काल में, जो सिक्के चले थे उससे मूर्ति बनी होती थी, और वो मूर्ति वीणा बजाती हुई बैठी रहती थी। तो इससे हमें पता चलता है कि जो समुद्रगुप्त थे उनको संगीत का भी शौक था। उनको क्या था? संगीत का भी शौक था। उनका राजकीय कवि जो थे वो हरिशेन थे, जो उनकी महानता के बारे में एक काव्य के रूप में लिखा था, परिस्थिति में लोहे स्तंभ, जो इलाहाबाद में है। सबसे और इन्होंने लगभग पूरे भारत पर अधिकार जमा लिया था अपना, और ये बहुत ज्यादा फेमस हुए। जब ये आते थे तो लोग बाग इतने घाव के दाग होने के बावजूद भी लोगों को बहुत ही खूबसूरत नजर आया करते थे। इन्होंने 9 शासकों और 12 शासकों को युद्ध में हराया था, इसलिए इनको नेपोलियन भी कहा जाता है। और इन्होंने भी महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। इनके बाद आता है फिफ्थ रामगुप्त, जो एक बिल्कुल असहनीय शासक कहलाए, एकदम अयोग्य, कोई कार्य लायक नहीं। सिक्स्थ है चंद्रगुप्त द्वितीय। इन्होंने गुजरात मालवा से लेकर के शकों को वहां से पराजय करके वहां पर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। उपाधि धारण की थी। इनके बाद में आए
कुमारगुप्त, और लास्ट में जो आए वो विष्णुगुप्त। और विष्णुगुप्त के आने के बाद जो वहां का साम्राज्य था वो धीरे धीरे छिन्न भिन्न हो गया। इस तरह जो गुप्त वंश था वो धीरे धीरे पतन की ओर जाने लगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।